हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ईसी ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन मैंडेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता है और थोड़ा बहुत आर्टिकल्स आप जानते हैं, तो आर्टिकल 324 यानी 324 ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की कुछ सर्टेन ड्यूटीज है, जिनमें एक ड्यूटी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कराना। रिसेंटली आप जानते हैं जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना जरूरी है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त 2025 को ये अनाउंस कर दिया है कि वो अब इसका इलेक्शन करवाएंगे और जो अब नए इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो इंडिया के 17th वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का एक आर्टिकल है, ठीक, तो 66 आर्टिकल में पूरे डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से लोग होंगे, यानी जो इलेक्टोरियल कॉलेज में होंगे किसके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो भाग ले सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, और सारी स्टेट असेंबलीज ये भाग लेती है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मैं बात कर रहा हूँ और वो भी इलेक्टेड मेंबर्स उनके, तो ये सब भाग लेते हैं। पर उपराष्ट्रपति के केस में इलेक्टोरियल कॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, इसमें राज्यसभा से 233 मेंबर्स ये पार्टिसिपेट करेंगे और ये कौन है, जो इलेक्टेड है। साथ ही साथ जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है प्रेजेंट वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। दूसरा, लोकसभा के केस में टोटल 543 भी मेंबर्स हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल 788 मेंबर्स हो गए जो पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस कॉन्सेप्ट से होता है। इसी कॉन्सेप्ट से राष्ट्रपति का इलेक्शन भी होता है, इसी कॉन्सेप्ट से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है। अभी सरकार मींस एनडीए जो कि सत्ता में है दल, ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये लोग नॉमिनेट करेंगे, वो एक व्यक्ति खड़ा किया जाएगा एनडीए की तरफ से और एक व्यक्ति शायद यूपीए अपना खड़ा करेगी। तो दोनों के बीच में इलेक्शन होगा और अगर इलेक्शन जो जीतेगा वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए अभी मेजोरिटी में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एनडीए का 17th वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक, तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द इंडियन नेवी इंडिजिनसली बिल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप दैट विजिटेड द मलेशियन पोर्ट रिसेंटली टू बूस्ट मैरीटाइम एंड हाइड्रोग्राफिक कॉपरेशन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस संध्यक। ठीक, अब पहली बात तो यह है कि इंडिया का जो कॉपरेशन है, नेवल कॉपरेशन, वो आसियान कंट्रीज के साथ बढ़ता जा रहा है। इसका मेन रीजन है चाइना। ठीक, तो मलेशिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट क्लांग, वहां ये हाइड्रोग्राफिक शिप गया था। अब जैसा कि हम इसे देखें, जो ये आईएनएस संध्यक है ये सर्वे शिप है और ये सर्वे शिप है क्लास ऑफ सर्वे वेसल्स लार्ज। अब देखिए, सर्वे शिप का यूज क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे पूरा रूट्स होते हैं, तो सबमरीन एंटर करती है, सबमरीन जाती है, तो सबमरीन जनरली ऐसा रूट प्रेफर करती है जिसमें जिसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। तो ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होते हैं ना,
ये जो भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे होते हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं हाइड्रोग्राफिक शिप से। और ये क्यों किए जाते हैं? ताकि जो टेरेन है वो जानी जा सके। अब जैसे अर्थ के ऊपर की टेरेन हम जानते हैं सैटेलाइट के थ्रू या फिर सर्वेस के थ्रू, पर वाटर के नीचे यानी सी बेड की अगर हमें सरफेस जाननी है तो उसके लिए हाइड्रोग्राफिक शिप लगता है। तो ये जो आईएनएस संध्यक है ये लार्ज क्लास व्हीकल्स का सर्वे शिप है। तो ये करता क्या है, एक तो ये कोस्टल और डीप वाटर सर्वेइंग कैपेसिटी रखता है, साथ ही साथ ये ओशियोनोग्राफिक डेटा कलेक्शन इसमें बड़ा यूजफुल है। और जैसे क्या होता है, कभी कभी नाव डूब जाती है या कभी कभी शिप डूब जाते हैं, तो ये कैपेबल है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली इंडिया जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ज्यादा क्वांटिटी में बना रही है, जिससे इंडिया क्या चाहता है कि पूरा इंडियन ओशियन मैप कर लिया जाए, ताकि कल को चाइनीज सबमरीन किसी हिडन रूट के थ्रू इंडिया में ना पाए। तो इंडियन ओशियन अगर आप देखें तो इंडियन ओशियन की मैपिंग इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना भी कर रहा है। तो ये दोनों देश लगे हुए हैं इंडियन ओशियन की मैपिंग करने में। ठीक, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा, अ सिटिंग हाई कोर्ट जज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट मोशन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जनरल टर्म्स में हम जस्टिस को हटाने को, जस्टिस के रिमूवल को भी इम्पीचमेंट कह देते हैं। पर अगर हम एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में जाएं तो इसे कहेंगे रिमूवल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इम्पीचमेंट जो वर्ड है उसका यूज कॉन्स्टिट्यूशन केवल प्रेसिडेंट के लिए करता है। बाकी सबके रिमूवल के लिए, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो जस्टिस का हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन है वो है रिमूवल। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा, दैट इज मोर ऑफिशियल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल मोशन। अब देखिए होता क्या, पहले पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, दोनों को हटाने का प्रोसीजर सेम है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का पूरा केस क्या है, उनके गार्ड रूम में आग लग गई थी जिसमें बहुत सारे कैश मिला, उसके बाद से उन पर करप्शन के चार्जेस हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई और उस 3 मेंबर की कमेटी ने ये पाया कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है इन पर जो आरोप लगे हैं वो ठीक है, और उन्होंने सरकार को ये अपनी तरफ से बताया कि आप क्या कर सकते हैं, रिमूवल मोशन ला सकते हैं। अब रिमूवल मोशन आएगा कैसे, देखिए अगर रिमूवल मोशन लाना है तो या तो राज्यसभा में आ सकता है या लोकसभा में आ सकता है। अगर राज्यसभा में आया तो कम से कम 50 मेंबर चाहिए जिनके साइन चाहिए मोशन पर, ये मोशन लाने से पहले की प्रक्रिया। और अगर लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 लोगों के साइन चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जब ये मोशन आएगा तो एक स्टेप होता है, या तो वो स्पीकर के पास आएगा अगर लोकसभा में आया, और अगर राज्यसभा में आया तो वो आएगा डेप्यूटी स्पीकर के, डेप्यूटी चेयरमैन के पास। अभी मैं डेप्यूटी चेयरमैन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट है नहीं। अगर वाइस प्रेसिडेंट आ जाए तो फिर चेयरमैन के पास आएगा। ठीक, तो चेयरमैन के पास आएगा। अब चेयरमैन उस पर फैसला करेंगे, आइदर ही कैन एक्सेप्ट दैट और ही कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। अगर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो यहीं पर ही वो मोशन खत्म हो जाएगा। पर अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, एक कमिटी बनाई जाएगी और वो कमिटी जांच करेगी कि जो भी आरोप लगे वो ठीक है कि नहीं। एक बार वो कमिटी जांच कर ले, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से इस पूरे मोशन को पास कराना पड़ेगा। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये स्पेशल मेजोरिटी है। तो इसके बाद लोकसभा में ऐसा होगा, फिर राज्यसभा में ऐसा होगा। अगर ये बिल या मोशन इन दोनों से पास हो जाए तो जस्टिस यशवंत वर्मा रिमूव हो जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा पहले ऐसे जज होंगे जिनको रिमूवल मोशन के थ्रू या इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू हटाया जाएगा। ये जो पूरा प्रोसीजर है कि जज को कैसे रिमूव करना है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट
1968 में मेंशन। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और आर्टिकल 218 ये हाई कोर्ट के जज के लिए है। और इसी में रिमूवल का कुछ थोड़ी बातें मेंशन है कि कौन सी मेजोरिटी लगेगी, छोटी छोटी बातें, पर पूरा जो प्रोसीजर है वो डिटेल में है जजेस इंक्वायरी एक्ट में मेंशन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है 5th, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक बड़ा इवेंट है जिसपे आगे फर्दर हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट इंडिया के डिजिटल पेमेंट को स्टडी करती है, और ये पूरी रिपोर्ट आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से आई। अच्छा, इस पूरी रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी अच्छी दो चार बातें लिखी। पहली बात तो ये है कि इन्होंने इस पूरी रिपोर्ट में आईएमएफ ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ग्लोबल लीडर है फास्ट पेमेंट्स पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई जो है वो इंडिया में काफी पॉपुलर है, और यूपीआई मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन डेली उसमें होते हैं, लगभग। ठीक, तो 640 मिलियन है एग्जैक्ट आंकड़ा। तो इतने डेली ट्रांजेक्शन है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया माइलस्टोन है, और अब तो ये हो गया कि एनपीसीआई ने इस पूरे यूपीआई की टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल फैलाना शुरू कर दिए। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर हो गया, जिधर यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रही। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एफटीए, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बिटवीन इंडिया एंड ईएफटीए यानी एफ्टा, अ 4 नेशन ब्लॉक। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें 4 नेशन कौन कौन से। देखिए, एक तो है स्विट्जरलैंड, दूसरा है इसमें नॉर्वे, तीसरा है आइसलैंड, और चौथा जो इसमें कंट्री है वो है लिंचस्टीन। ये चारों के जो ग्रुप है उसको कहते हैं ईएफटी। तो ये ग्रुप जब भी किसी देश के साथ डील करता है तो ये इसी ग्रुप के थ्रू करता है। मींस ये सब यूरोपियन नेशन है, तो ये यूरोपियन ट्रेड टॉक्स नहीं होती, ये यूरोपियन ट्रेड टॉक्स में सम्मिलित नहीं होते, ये अपना अलग करते हैं एफ्टा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए वो है स्विट्जरलैंड। उसका रीजन, ठीक है, स्विट्जरलैंड से भारत बहुत कुछ इंपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्विस वॉचेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया बहुत मात्रा में वो करता है। स्विट्जरलैंड से चॉकलेट्स भी आती हैं, पॉलिश्ड डायमंड्स आते हैं, तो ये सब अब इंडिया में आएंगे और इनमें 0 ड्यूटीज लगी। ठीक, तो आप मजा ले सकते हैं स्विट्जरलैंड की चॉकलेट्स का, स्विट्जरलैंड के बड़े बड़े ब्रांड्स का, तो उसमें ड्यूटी अब जो है वो 0 लगी। अब एक चीज यहाँ पर समझना है कि इंडिया ने तो इतना खोला, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, प्लस हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज को। लेकिन एफ्टा की तरफ से ये कमिटमेंट भी आया है कि भारत में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट यानी एफडीआई के थ्रू अगले 15 साल में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि डायरेक्टली 1 मिलियन यानी कि लगभग लगभग 10 लाख नौकरी भारत में जनरेट करेगा। तो ये एक बढ़िया खबर है इंडिया के लिए, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो इंडिया और एफ्टा के बीच में हुआ है, ये दोनों के लिए विन विन है। अब ये सवाल है कि ये जो एग्रीमेंट है ये इम्प्लीमेंट कौन सी तारीख से होगा। तो ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अक्टूबर 2025 से, तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज बिल्ड समुद्र प्रचेत, इंडिया सेकंड इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है गोवा शिपयार्ड। ये 1 लाइन का क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक दो चीजें और यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ये पूरा शिप बना है गोवा शिपयार्ड में, और इसमें 72% जो कंपोनेंट है ना वो इंडिजिनस। तो देखिए, भारत में अगर हम तीनों फोर्सेस को देखें तो इंडियन नेवी एक ऐसी फोर्स है जिसका जो डिफेंस कैपेबिलिटी है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वो काफी बढ़िया है। तो बहुत सारे शिप बिल्डर्स के आपने नाम सुने होंगे, तो फ्रिगेट हो गया या डिस्ट्रॉयर्स हो गए, अब तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम इंडिया में ही बनाने लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, ठीक। और 72% इंडिजिनस कंटेंट होना, ये बहुत बढ़िया बात है, फ्यूचर में सब और बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ऐसे 2 शिप है, अब ये 2 शिप का मेजर रोल क्या होगा? देखिए जनरली आपको पता होगा कि ओशियंस में ऑयल स्पिल हो जाता है। ऑयल स्पिल का कारण क्या रहता है? कभी टैंकर में ब्लास्ट हो जाता है या मल्टीपल रीजन की वजह से ऑयल स्पिल होता है। ऑयल स्पिल से क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा और फौना दोनों इफेक्ट होते हैं। तो ऑयल स्पिल बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे टाइम पे हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, और उन सभी स्पेशल इक्विपमेंट्स में इंडिजिनस जो ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये क्या करता है कि कलेक्ट करता है ऑयल स्पिल्स को, ये एक पहली चीज हो गई। और क्या होता है, जैसे ये डिटेक्ट करता है ऑयल स्लिक्स, तो ये दोनों काम करता है और ये पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, चाहे फिर वो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है वो आपका IRDA है। अब इनके नए चेयरमैन बने, और वो नए चेयरमैन है अजय सेठ साहब। देखिए, अजय सेठ जो है वो फॉर्मर फाइनेंस और इकोनॉमिक सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इन्हें काफी लंबा अनुभव है देश के इकोनॉमिक एरियाज में काम करने का। इनका जो टर्म है, वैसे भी जनरली चेयरमैन का सही, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का और रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का टर्म जो है वो 3 साल होता है जनरली, ठीक। अच्छा, इनसे पहले जो चेयरमैन थे जो अब रिटायर होंगे वो है देवाशीष पांडा साहब। तो अभी तक देवाशीष पांडा साहब के पास ये पूरी कमान थी IRDA की, अब ये आ जाएगी हमारे अजय सेठ साहब के पास। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In collaboration with which institute did the Indian Council of Medical Research ICMR develop a novel chimeric malaria vaccine candidate named Adfalcivax? अब देखिए, ICMR ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन डेवलप करी, ठीक। तो ये किन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर करी? रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर, दैट इज करेक्ट। National Institute of Malaria Research, that is also correct. Department of Biotechnology, National Institute of Immunology, that is also correct. तो ये ICMR ने 3 और इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये वैक्सीन डेवलप करी। अब देखिए, फोकस करते हैं शिमेरिक पे। देखिए, शिमेरिक वैक्सीन वो वैक्सीन होती है ना जो डेवलप करना इतना आसान काम नहीं है। एक तो देखिए, ये जो वैक्सीन है ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, प्लस इसमें क्या होता है, जो वैक्सीन है इसमें एंटीजेंस होते हैं, और एंटीजेंस क्या करते हैं, जो पैरासाइट है ना उसकी लाइफ साइकिल्स की अलग अलग स्टेजें होती है, तो उन अलग अलग स्टेजेस को ये कंबाइन करके एक सिंगल इम्यूनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है मैं आपको समझाऊंगा, तो टेक्निकल मामला है। देखिए, होता क्या है, जो मलेरिया फैलाने वाला एक डेडली पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम falciparum। ये डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट स्पीसीज है। अब इसमें क्या होता है, इनकी 2 स्टेज है लाइफ की, तो एक फर्स्ट स्टेज और एक सेकंड स्टेज। इसीलिए मैंने कहा था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डेवलप करना। जनरली जो वैक्सीन होती है ना वो फर्स्ट स्टेज को टारगेट करती है। तो अगर फर्स्ट स्टेज में है वो बैक्टीरिया, तो क्या करेगी, वैक्सीन उसको टारगेट करेगी और वहां से क्योर हो जाएगा। पर प्रॉब्लम होती है अगर वो बैक्टीरिया सेकंड स्टेज में पहुंच जाए तो, अब ये बड़ा इशू, सही है। ये जो पैरासाइट है अगर सेकंड स्टेज में पहुंच जाए तो अक्सर जो दवाइयां हैं वो इस पर निष्क्रिय हो जाती है। तो हो है क्या, ये जो एडफेल्सिवैक्स है ये सेकंड स्टेज पर भी काम करेगी, मींस ये मल्टी स्टेज है और ये पैरासाइट पर दोनों स्टेज पर हिट कर सकती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक, जो ICMR और 3 और रीजनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन रेलवेज defeated Indian Navy by 3-1 to win 96th MCC Murugappa Gold Cup tournament, which is associated with।
देखिए 3:1 से भी समझ में आ रहा होगा, या तो फुटबॉल है या हॉकी है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी 11। और देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉकी का टूर्नामेंट है जो इंडिया में होता है, और हर साल ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये चेन्नई में होता है। देखिए मुरुगप्पा ग्रुप को नॉर्थ में काफी कम लोग जानते हैं, पर ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो मुरुगप्पा ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है। अब जो मुरुगप्पा ग्रुप है इसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, जैसे कार्बोरेंडम इंटरनेशनल एक कंपनी है, वेंडिटी एक कंपनी है, बहुत सारी इनकी कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप के अंदर। अब जो ये टूर्नामेंट होता है ना, ये टूर्नामेंट हर साल चेन्नई में होता है, और जो इसमें विनर होता है उसका प्राइज मनी, अब देखिए प्राइज मनी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार का जो आईबीपीएस पीओ 2024 था उसमें ये पूछ लिया था कि बुकर प्राइज में कितना प्राइज मनी मिलता है। तो ये प्राइज मनी भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो प्राइज मनी है वो है 7 लाख फॉर विनर, और जो रनर अप है उसका प्राइज उसको मिलेगा 5 लाख। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो विनर रहे इसमें इंडियन रेलवेज और रनर अप रहे इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को? द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाय। देखिए इजराइल और लिंचस्टीन ये दो कंट्री ऐसे हैं जो यूएन के तो मेंबर हैं पर ये यूनेस्को के मेंबर नहीं, पहली बात। दूसरा, 3 ऐसे कंट्री हैं जो यूनेस्को के तो मेंबर है लेकिन यूएन के मेंबर नहीं। वो कौन से? कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्टीन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यूएसए ने क्या कर दिया, अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो यूनेस्को हो गया या पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें हो गई, उनसे वो विड्रॉ करते जा रहे हैं। ये उन्होंने पहले भी किया था जब उनका पहले वाला कार्यकाल था। तो बहुत ही डिसरप्टिव उनका कार्यकाल है और वो अपनी एक सोच रखते हैं, तो उसके हिसाब से उनको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि यूनेस्को जैसे संस्थान में अमेरिका को होना चाहिए, ठीक। यूनेस्को जनरली चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है और ये कल्चरल सोशल जो है इसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, ठीक, ये सारा जो है वो यूनेस्को की तरफ से उनको फंड आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर यूएसए से विड्रॉ कर चुका है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स विच इज द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री बाय 2025? इसका करेक्ट आंसर है एंडोरा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस कंट्री का नाम ना सुना हो, क्योंकि कोई बड़ा कंट्री नहीं, ये यूरोप का कंट्री है और ये फ्रांस और स्पेन की बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये देखिए बहुत ही छोटा कंट्री, ठीक। अब यहाँ क्या है, जो इनका सेफ्टी इंडेक्स है ना, उसमें इनकी रैंकिंग और स्कोर काफी हाई। इनका स्कोर है 84.7। देखिए जनरली जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उधर सेफ्टी इंडेक्स में उधर उनकी रैंक तो है ही अच्छी। अब ये जो सेफ्टी इंडेक्स है ये किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है? देखिए एक तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी, मतलब यहाँ क्या है कि थेफ्ट हो गया या अदर क्राइम्स हो गए, उन वो बहुत ही कम है। दूसरा क्या है कि क्राइम रेट भी यहाँ काफी कम है, मतलब दोनों बातें। तो इसकी वजह से क्या है, एंडोरा को सेफेस्ट कंट्री डिक्लेयर किया है निम्बो सेफ्टी इंडेक्स ने, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो कंट्री है जो जो इस रैंक में सेकंड है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। देखिए मिडिल ईस्ट का कंट्री है पर ये भी काफी सिक्योर है। थर्ड नंबर जो है वो कतर का है। फोर्थ नंबर का कंट्री यहाँ मेंशन नहीं है, वो है ताइवान। और फिफ्थ जो कंट्री है वो है ओमान। तो ये 5 कंट्री हैं जो टॉप 5 में है, ठीक, ध्यान रखें। इंडिया की रैंकिंग इसमें आवश्यक नहीं, ठीक, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विद विच नेशन डिड ओपन एआई? ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको चैट जीपीटी का पता होगा। तो चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का ही है। OpenAI signed a new strategic partnership to deepen collaboration on AI security research and explore investing in AI infrastructure. तो कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ OpenAI ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी? तो उसका करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। देखिए ये जो पूरा एग्रीमेंट है ये 21 जुलाई को फाइनल हो गया। इसमें जो OpenAI के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन साहब, उनके साथ जो यूके की साइंस सेक्रेटरी हैं पीटर काइल, उन्होंने ये पूरा एग्रीमेंट साइन किया। इसमें यूके क्या करेगा, ओपन एआई के साथ मिलकर 1 बिलियन पाउंड्स, नॉट डॉलर्स,
1 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट करेगा यूके के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे जो फ्यूचर में एआई सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है, या हैकिंग के रिस्क है, वो सबको काउंटर किया जा सके, और इसमें उनकी हेल्प करेगा ओपन में। तो ये एक अच्छी डील है, ठीक, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ हु वुड बी लीविंग द फंड टू रिटर्न टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज फैकल्टी। देखिए, इन्हें आप जरूर जानते होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी पढ़ा है। ये है गीता गोपीनाथ, और ये बहुत सालों से आईएमएफ में, 2019 में इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन करा था चीफ इकोनॉमिस्ट के थ्रू, ठीक है। 2022 में इन्हें आईएमएफ का डीएमडी बना दिया था, यानी डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सेकंड टॉप मोस्ट पोस्ट है। इनके इंटरव्यूज आते हैं बहुत जगह, ठीक, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, शी इज फ्रॉम इंडिया, ठीक, वो तो दिख ही रहा होगा आप। तो इनका नाम है गीता गोपीनाथन, ठीक, तो ये गीता गोपीनाथ है। अब इनका रोल आईएमएफ में खत्म हो गया, अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ का अभी एमडी कौन है? तो इस आईएमएफ की जो एमडी है ना, वो भी वुमेन ही है, उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया। तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप इसको नोट कर लें, क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम इंडियाज लीडिंग ज्वेलरी मेकर दैट रिसेंटली एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी 67% स्टेक इन यूएई बेस्ड दमास ज्वेलरी इन ऑल द कैश डील। देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है दमास। अगर आप कभी यूएई गए होंगे या आपको ने यूएई के बारे में स्टडी की वो करी होगी, तो वहाँ की एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है दमास। इसे भारत के एक बड़े ब्रांड ने खरीद लिया। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रांड है टाइटन। तो टाइटन इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग ब्रांड है, और ये बैक्ड है बाय टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप की कंपनी। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्हें एक्सपेंड करना है जीसीसी कंट्रीज में, यानी गल्फ कंट्रीज में मेजरली। तो ये अब इन्होंने इसीलिए ये पूरी कंपनी को एक्वायर कर ली, ठीक है। इस पूरी डील का जो साइज है ना, वो इंडियन रुपीज में 2438.5 करोड़, और ये पूरी इन कैश डील है, मतलब अपनी बैलेंस शीट से इन्होंने कैश निकालकर ये पूरी कंपनी खरीद ली। तो ये फर्दर क्या होता है, जैसे कंपनीज को एक्सपेंशन करना होता है या रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो वो क्या करती हैं, जैसे ऐसी मार्केट्स में जो बड़ी ब्रांड होती हैं उन्हें खरीद लेता है। तो इससे क्या होता है कि उनका एक्सपेंशन भी हो जाता है और उनके कैश का ऑप्टिमम यूज भी हो जाता है। तो विन विन फॉर ऑल, ये एक अच्छी डील। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया में पहले ही ऑपरेटिव है, पर वो सारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो इंडियन एयरफोर्स के पास है। तो इंडियन एयरफोर्स के पास वो हेलीकॉप्टर है, तो इंडिया को काफी अच्छी समझ है अपाचे हेलीकॉप्टर। अब हुआ क्या था, देखिए 2020 में एक डील करी इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी में एक्चुअली क्या है, एक एविएशन क्रॉप है, एक एविएशन, आर्मी एविएशन, तो ये आर्मी एविएशन जो है वो जोधपुर बेस्ड है। अब जोधपुर आप जानते हैं राजस्थान में, और वेस्टर्न कमांड है इंडिया का इधर। तो वेस्टर्न कमांड में इन हेलीकॉप्टर्स की बड़ी आवश्यकता है। तो अपाचे के जो हेलीकॉप्टर है ये अब इंडियन आर्मी इसका यूज करेगी। ऑर्डर हमने दे दिया था 2020 में, और ये 15 महीने डिले है पूरा। तो हुआ क्या था, जैसे जो पुराने राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले, वो थे जो बाइडन, तो भारत को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, मतलब डिले कर दिए, क्योंकि वो खुश नहीं थे कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हाल है। तो बेसिकली इसीलिए अपाचे की डिलीवरी थोड़ी डिले हो गई थी। इंडिया ने 2020 में 600 मिलियन की डील साइन करी थी यूएसए से। अब ये 3 जो है हेलीकॉप्टर आ चुके हैं फर्स्ट बैच के, फर्दर 3 और आने हैं, ठीक। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो कौन से देश बनाता है, देखिए अभी तक आपको आंसर पता लग गया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये इंडियन एयरबेस में आए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया के पास पहले से ही अपाचे है, पर वो इंडियन एयरफोर्स के पास है। तो अब इंडियन आर्मी के पास भी अपाचे हेलीकॉप्टर होगा। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रहता है आर्मी और एयरफोर्स के, बाकी तो सारी चीजें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
with which ministry did life insurance corporation LIC signed MOU? MOU means memorandum of understanding to promote its बीमा सखी योजना इन विलेज। देखिए बीमा सखी योजना एक बहुत ही पॉपुलर योजना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इस योजना की जो इसको इनॉग्रेट किया था वो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो पूरी योजना है ना, इसमें बड़ा फायदा है बिकॉज ये एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती है, दूसरा ये जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करती है और वुमेन एम्पावरमेंट भी इसमें होता है। तो तीनों चीजें इसमें होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए इसमें क्या है कि जो ये बीमा सखी, ये बेसिकली क्या है, ये वुमेन LIC एजेंट्स है। तो LIC क्या चाहता है कि जो वुमेन है वो एक सस्टेनेबल कैरियर बना सके इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। इसके लिए LIC क्या कर रहा है, जनरली क्या होता है, अगर आप LIC एजेंट के रूप में ज्वाइन करेंगे तो LIC की तरफ से आपको कुछ मिलेगा नहीं जब तक आप बिजनेस नहीं करते, ठीक है। बिजनेस करते रहेंगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा कंपेयर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर LIC ने क्या करा है, इन वुमेन को सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ईयर में LIC क्या करेगा, 7,000 का मंथली स्टाइपेंड देगा, ये मंथली स्टाइपेंड है। सेकेंड ईयर में वो देगा 6,000 का और थर्ड ईयर में वो देगा 5,000 पर मंथ, ये ध्यान रखिएगा पर मंथ है। इससे क्या होगा, जो वुमेन इस फील्ड में जाना चाहती उन्हें क्या होगा, इनकरेज मिलेगा, मतलब एक इनकरेजमेंट मिलेगा, वो पार्टिसिपेशन कर पाएंगे और जो उनके स्टार्टिंग के अर्ली ईयर्स हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट उसमें उनको सपोर्ट मिल पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है देश की। और ये जो मेमोरेंडम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये अनुभूति मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉन्क्लेव थी, अनुभूति गोवा में हो रही थी, उसी समय ये साइन किया गया। और ये साइन किसने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बिकॉज क्या है कि देखिए जो LIC है वो अपना फुट स्टेप फैलाना चाहता है रूरल इंडिया में। तो इससे क्या होगा, एक तो रूरल डेवलपमेंट भी होगा, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वलिटी भी प्रमोट होगी, दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। तो एक साथ बहुत सारे टारगेट्स जो है वो LIC अचीव करने की कोशिश कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फॉर्मर ICICI बैंक CEO हु फाउंड गिल्टी इन एपलेटेड ट्रिब्यूनल फॉर एक्सेप्टिंग 64 करोड़ ब्राइब इन कनेक्शन विद ICICI वीडियोकॉन लोन केस। देखिए ये थोड़ा केस पुराना है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। तो हुआ क्या, देखिए चंदा कोच्चर करके एक ICICI की चेयरमैन थी और काफी मशहूर थी ये मैडम। तो हुआ क्या, ये कई सालों तक ICICI बैंक की चेयरमैन बनी रही, चंदा कोच्चर मैडम का नाम है। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने एक वीडियोकॉन को लोन दिया 300 करोड़ का। अब जब इन्होंने लोन दिया ना तो ईडी के पास, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कुछ ऐसे इनपुट आए कि वीडियोकॉन को जो लोन मिला है उसमें 64 करोड़ की ब्राइब जो है वो चंदा कोच्चर ने ली। अब यहाँ पे देखिए ब्राइब इतनी सीधी नहीं है, मतलब ये सीधा कैश का ट्रांसफर या मनी का ट्रांसफर नहीं है। हुआ क्या, चंदा कोच्चर के हस्बैंड है, उनका नाम है दीपक कोच्चर। तो दीपक कोच्चर साहब की कंपनी थी NU पावर रिन्यूएबल्स। तो जिस दिन ये लोन सैंक्शन हुआ है ना 300 करोड़ का, उसी दिन क्या हुआ, 64 करोड़ इस कंपनी में वीडियोकॉन के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई। अब इस कंपनी की जो ओनर है वो दीपक कोच्चर साहब। तो देखिए ब्राइब लेने का ये तरीका उसमें हुआ था। अब इनिशियली क्या हुआ, इन्होंने केस लड़ा तो जो पहली अदालत थी उनकी तरफ से इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। पर दोबारा ईडी ने ये केस एपलेटेड ट्रिब्यूनल में फाइल करा, वहां पर ये दोषी पाई गई। प्राइमा फेसे ये दिख रहा है कि ये क्लियर केस है क्विड प्रो क्यू का, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया। क्विड प्रो क्यू को अगर हमें बहुत आसान भाषा में समझना है तो ये ऐसा है, एक हाथ दे एक हाथ ले। वीडियोकॉन देखिए बहुत सालों से क्राइसिस से जूझ रहा था, उसे अचानक से 300 करोड़ का लोन मिल गया ना, तो ये भी मतलब कई लोगों के लिए मैटर शॉकिंग था, ठीक है। तो लेकिन जब बाद में इसकी परतें खुली तो पता लगा कि 64 करोड़ का ब्राइब दिया गया। उसके बाद से चंदा कोच्चर स्ट्रगल कर रही, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुराधा ठाकुर वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ
ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो एक सेंट्रल बोर्ड है, उसकी डायरेक्टर जो है वो अब अनुराधा ठाकुर को अपॉइंट कर दिया गया। तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो इसमें थोड़ी जानकारी हमने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की दी। देखिए आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जो है ना वो बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर ऑफ आरबीआई। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो आरबीआई का जो बोर्ड है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें होते कौन कौन है? देखिए इसमें गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक, तो वो सब इसके मेंबर हो गए। और क्या होते हैं? 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। तो 4 + 1 मींस डिप्यूटी गवर्नर और गवर्नर प्लस 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 4 डायरेक्टर होते हैं 4 लोकल बोर्ड से। तो आरबीआई का लोकल बोर्ड है सारे मेट्रो सिटी में, मींस चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। उधर से एक एक डायरेक्टर आता है, तो 4 डायरेक्टर। तो टोटल बोर्ड के मेंबर कितने हो गए? मैक्सिमम 16, 20, 21। तो टोटल मेंबर्स हो गए 21। इन 21 बोर्ड का बोर्ड का जो डायरेक्टर है वो अनुराधा ठाकुर को चुना गया। तो ये सब सही है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉक्स बिटवीन ईरान एंड E3 कंट्रीज। अब देखिए आपने सुना होगा G7 कंट्रीज, आपने सुना होगा G2 भी कभी कभी रहता है, आपने G20 भी सुना होगा, पर ये E3 आप पहली बार सुन रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है? देखिए ईरान में अभी अभी इसराइल ने अटैक करा था, उसके बाद यूएस ने भी बंकर बस्टर बॉम्ब वहां गिराए। तो मेन इन बॉम्ब्स को गिराने का ऑब्जेक्टिव था जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर हथियार को डेवलप करने का, वो उस पर रोक लगाई जा सके या उसे डिले किया जा सके। अब है क्या, ईरान के जो जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थे वो IAEA की निगरानी में थे, पर जैसे ही अटैक हुआ ना तो ईरान ने क्या करा, IAEA को अपने देश से मना कर दिया और जितने भी अपने न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया। अब हो क्या रहा है, ईरान के साथ यूएस की तरफ से तो ईरान पे सैंक्शन लग ही चुके हैं, वो तो बहुत लंबे समय से लगे हुए। अब जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वो और हार्ड सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। तो ईरान जो है वो E3 कंट्रीज से डिस्कस कर रहा है ताकि उन पे सैंक्शन ना लगे। अब ये जो पूरी मीटिंग है ना ये इस्तांबुल में हो रही है, और इस्तांबुल आपको पता होगा टर्की में, इधर एशिया एंड होता है इस्तांबुल में और यूरोप खत्म होता है। तो बेसिकली ये ऐसा पॉइंट है, तो वहां पर ये सब बातचीत हो रही है। और E3 कौन, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि E3 कंट्रीज कौन कौन। तो ये है यूके, फ्रांस, जर्मनी। और ये क्यों बातचीत कर रहे हैं? इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि जो यूरोपियन सैंक्शंस है, अगर ये बातचीत फेल होती है तो यूरोपियन सैंक्शंस भी ईरान पे सीधा लग जाएंगे। तो यूरोप की मार्केट पूरी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर यूएस। अगर एक बार इकोनॉमिक सैंक्शन और ईरान पे लग गए तो ईरान अपने कई प्रोडक्ट्स जो यूरोप को आज भी एक्सपोर्ट करता है वो नहीं कर पाए। तो बड़ा इशू ईरानियन इकोनॉमी के लिए ये हो सकता है। ठीक, जो ईरान पर अटैक किया था वो किया था इसराइल ने जून 13, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी has become the second longest serving prime minister with an uninterrupted tenure. Which of the following correctly represent the total tenures of prime minister of Indian descending order? तो देखिए सबसे ज्यादा अगर भारत में जो बहुत सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे वो तो जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड शायद ही टूट पाए। जवाहरलाल नेहरू टोटल 6130 डेज तक पीएम रहे। 15 अगस्त 1947 को ये पीएम बन गए। अभी हम देखिए डेट हम 15 अगस्त से ले रहे हैं। अगर हम ऐसा देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट भी पहले बनी थी, ठीक है, उसका तो हम डेट ही नहीं ले रहे। तो 15 अगस्त से ये पीएम रहे और ये रहे 27 मई 1964 तक पीएम। इस दिन इनकी डेथ हो गई, तब तक ये पीएम रहे। टोटल 6130 डेज। इनके बाद जो नंबर आता था अभी तक वो आता था इंदिरा गांधी जी का, ठीक है, और उसके बाद पीएम मोदी का। पर अब क्या हुआ है, पीएम मोदी इंदिरा गांधी से आगे निकल गए। इंदिरा गांधी के टोटल डेज थे
4077। पर अब जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 4077 के इस आंकड़े को पार कर लिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी 3 टेनियर जीते इलेक्शन का। ठीक है, और पीएम मोदी भी जीते। तो पीएम मोदी ने वो रिकॉर्ड तो जवाहरलाल नेहरू का तोड़ दिया, पर ये शायद देखते हैं आगे भविष्य में जैसा रहे वैसा ये रिकॉर्ड रहेगा। ठीक, अभी तो पीएम मोदी काफी पीछे है, 2130 डेज, और एक साल में लगभग 365 डेज होते हैं। तो मोटा मोटी अभी पीएम मोदी को 5-6 यानी एक और टर्म पूरा लगेगा, तब जाके वो जवाहरलाल नेहरू को डिफीट कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के पास अपने कई रिकॉर्ड है। जैसे एक रिकॉर्ड क्या है, लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो अब तक वो सबसे लंबे हैं जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। आप ये देख रहे होंगे टॉप 3 में, टॉप 4 में एक नरेंद्र मोदी जी को हटा दें तो सारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए पीएम मोदी, अगर आप हेड ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे ना, तो पीएम मोदी अब तक के जितने भी लीडर्स हैं उन सब में सबसे आगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए समझिए। पीएम मोदी गुजरात में 2001 में सीएम बने, तब से लेकर आज तक यानी 2014 तक पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहे, हेड ऑफ गवर्नमेंट। 2024 से आज तक टिल डेट पीएम मोदी हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो पीएम मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट सबसे लंबे समय तक रहे। तो ही इज द इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक और रिकॉर्ड है मोदी जी के पास, मोदी जी जब जब इलेक्शन में खड़े हुए आज तक कभी नहीं हारे। तो 3 बार तो उन्होंने गुजरात जीता और 3 बार देश का पीएम बन गए। तो अभी तक पीएम मोदी कोई भी इलेक्शन नहीं हारे। तो ये भी उनके पास रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारे उनपे रिकॉर्ड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ ULPGM V3 at the National Open Area Range NOR in Kurnool district of Andhra. ULPGM stand for Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile। ये देखिए एक बड़ा ही माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया एक्चुअली, और ऐसा नहीं है कि हमने ये पहले नहीं किया था। ठीक है, था क्या कि जैसे आप ULPGM देख रहे होंगे, तो ये जो ULPGM है ना, ये वर्जन 3 है। अभी तक इंडिया वर्जन 2 यूज करता था। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें होता कैसा है, मैं आपको बड़े आसानी से समझाता हूँ। एक एरियल व्हीकल होता है, मींस ड्रोन टाइप, उससे मिसाइल लॉन्च की जाती है। और ये मिसाइल क्या होती है, ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है। तो जैसे क्या है कि अगर मान लो बैटल फील्ड है और बैटल फील्ड में टैंक आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि यार मैं अपना टैंक ना यूज करूं, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन में प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लगाकर अटैक कर सकते हैं। ये जो टेस्ट हो रहे हैं ना सारे, ये इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए हो रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसका वेरियस यूज किया जा सकता है, बंकर को डिस्ट्रॉय करने में उसका यूज किया जा सकता है, किसी मैन्ड व्हीकल को उड़ाने में उसका यूज किया जा सकता है, उसके मल्टीपल यूज है। अच्छा, ये जो ड्रोन जो इसके लिए टेस्ट हुआ था, ये ड्रोन जो बना है थोड़ा हैवी ड्रोन लगा होगा बिकॉज उसमें मिसाइल थी। तो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, और ये पूरे प्रोजेक्ट में अदानी डिफेंस के साथ साथ BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड काम कर रही, और टोटल 30 MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व। तो काफी एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जो इंडिया को फ्यूचर में कई कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने में मदद करेगा। अभी आपने देखा था जब पाकिस्तान के साथ पहलगाम टेरर के अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन करा, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें ड्रोन्स का कितना हैवी यूज किया गया। सोचो आप, ये ड्रोन मिसाइल ही लेके पाकिस्तान के अंदर चले जा रहे, तो हम कितने उनके टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट। आगे देखते हैं, एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्रीज पासपोर्ट रिमेन द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। और ये बहुत लंबे समय से ग्रांटिंग वीजा फ्री एक्सेस। देखिए वीजा फ्री का मतलब ये होता है, एक तो मैं किसी भी देश में बिना वीजा के वो जा सकता हूँ, तो एक दूसरा क्या होता है, वीजा ऑन अराइवल होता है। तो ये दोनों जो है ये वीजा फ्री की कैटेगरी में आते हैं। तो 193 देशों में अगर आपके पास सिंगापुरियन पासपोर्ट है तो आप जा सकते हैं, आउट ऑफ 227 लोकेशन। सिंगापुर बहुत ही लंबे समय से टॉप पर है, और जितने भी एशियन कंट्रीज हैं ये जनरली टॉप पे रहते हैं। वाई, बिकॉज देखिए एक तो सोसाइटी बड़ी डिसिप्लिन्ड है यहाँ की, तो यहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं। तो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री इनको बुलाना चाहता है।
दूसरा दे आर वेरी वेरी रिच। तो सिंगापुर की इसमें रैंक फर्स्ट है, सेकंड है जापान और थर्ड कंट्री है साउथ कोरिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि एशियन कंट्रीज में टॉप है, ठीक है। फोर्थ नंबर फिर यूरोपियन कंट्रीज का आता है। अब मन में आपके आ रहा होगा कि इंडिया की रैंक इसमें क्या है। अच्छा, इसमें इंडिया की रैंक बड़ी इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंक 2024 में थी 85, अब वो रैंक सुधरकर हो गई है 77। तो 2025 की रैंक है 77। पर देखिए इसमें एक इशू है, रैंक तो हालांकि काफी ज्यादा सुधरी है, पर टोटल अभी तक ऐसी ही कंट्री है, मतलब 59 ही ऐसी डेस्टिनेशन है जहां इंडिया का वीजा ऑन अराइवल है, मींस वीजा फ्री, ध्यान रखिए। और इसमें भी जनरली रिच कंट्रीज नहीं है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज इसमें ज्यादा नहीं है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ज्यादा नहीं है, मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ एशियन कंट्रीज हैं। तो 59 बहुत ही कम लोकेशन। तो अभी भी इंडिया का जो पासपोर्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं, तो एक बड़ा इशू है। उसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजन इसके। तो नंबर याद रखिएगा, 85 से अब हो गया 77, तो 77 याद रखिएगा। और 59 ऐसी डेस्टिनेशन है जो वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो अभी इसके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो ये है चिराग पासवान। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। विल ऑर्गेनाइज फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 वेयर, तो सही आंसर है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में क्या है कि भारत मंडपम है, मेजर जो देश के बड़े फंक्शन है ये अब भारत मंडपम में ही होते हैं। तो वहीं पर ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस पूरे इवेंट की थीम भी आपको याद रखनी है, प्रोसेसिंग इन फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडिया अब क्या कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान दे रहा है, ठीक। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं तो जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो फूड को आप लंबे समय तक बचा सकते हो, पहली चीज। दूसरा, इसमें क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है। अब फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए और देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हम प्रोसेसिंग पे फोकस कर रहे हैं। ये पूरी जो आपकी वर्ल्ड फूड इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इवेंट जो है वो 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होना है। अभी भारत मंडपम में अभी हुआ नहीं, ये ध्यान रखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which state has announced the establishment of India's first center of excellence for hornbill conservation? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। इसी टाइगर रिजर्व में ये पूरा सेंटर बनाने की बात हो रही। अब देखिए ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ना, ये कोयम्बटूर में, तो वहां पर ये सेंटर बनेगा। और इसमें जो मेन फोकस है ना, वो 4 टाइप्स की हॉर्नबिल को बचाने की कोशिश करी जा रही, 4 टाइप्स की हॉर्नबिल को, तो ये मेन इसमें फोकस है, ठीक है। अब ये हॉर्नबिल क्या है, एक तो ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, दूसरा है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, तीसरा है मालाबार पाइड हॉर्नबिल और चौथा है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। तो इन 4 हॉर्नबिल को वहां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा रिसर्च सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इसी काम के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, 4 टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल, ये ध्यान रखिएगा। 4 टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एटलीस्ट 4 टाइप्स याद रखिएगा। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर याद रखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यही आखिरी क्वेश्चन था, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, ठीक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।